नमस्ते। श्री बागेश्वरी विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान इतिहास के अपना पहला अध्याय अध्ययन करेंगे। शीर्षक अपना पाठ का जो नाम है वो है स्वर्णिम भारत, जो प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक इसको शामिल किया गया है। शीर्षक के आधार पर पाठ से अपना यह स्पष्टीकरण हो जाता है कि जो प्रारंभ से लेकर के 1206 ईस्वी तक जो अपना काल था या समय था, ये स्वर्णिम भारत के नाम से जाना जाता था, जो अपना सोने की चिड़िया के नाम से भी जाना जाता था। पूरे विश्व में इसका भारत का अपना अलग अलग नामों से, अलग अलग पहचानों से इसको विश्व गुरु के भी नाम से भी जाना जाता था। इस प्रकार से आप स्पष्ट है कि स्वर्णिम काल ऐसा काल था कि जो पूर्ण रूप से भारत एक अपना स्वतंत्र और शक्तिशाली देश माना जाता था और पूरे विश्व का ये भारत अपना विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था। इस अध्याय में जो अपना सबसे पहला पॉइंट है वो है महाजनपद काल। अगर महाजनपद काल के बारे में अगर बात करें तो आप बोर्ड के पास देख सकते हो, जो इसका काल है 600 से 325 ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी के पूर्व भारत में अनेक विशाल और शक्तिशाली स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हुई। उसी जनपदों को महाजनपद के नाम से जाना जाता था। अगर पूर्ण रूप से आगे चर्चा करें या बात करें तो स्पष्टीकरण हो जाता है कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार उस समय पूरे अपने भारत में 16 महाजनपद जाने जाते थे और 16 महाजनपद जो थे उसका नाम अपना और क्षेत्र भी अलग अलग था। इसमें से अगर आप बात करें तो काशी, कुरु, अंग, मगध, वजी, मल, चेंदी, वत्स, कौशल, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज था। उपयुक्त अगर 16 महाजनपदों में शासन की अगर बात करें तो यहाँ पर अपना शासन दो प्रकार से होती थी। जो अपना एक अगर देखें तो राजतंत्र था और दूसरा अगर बात करें तो गणतंत्र, जिसको गणराज्य के भी नाम से जानते हैं। राज्य तंत्र के अंतर्गत अगर बात करें तो उसमें कौन कौन से ऐसे महाजनपद थे, जैसे कि कौशल, अवंती, वत्स और मगध उस समय सर्वशक्तिशाली और स्वतंत्र राजतंत्र के नाम से पहचाने जाते थे, जो काफी पूर्ण रूप से शक्तिशाली थे। अपना इसका क्षेत्र काफी विशाल था। दूसरा अगर बात करें तो गणतंत्र। 6ठी शताब्दी के पूर्व बुद्ध काल में 10 गणराज्य का पहचान किया गया, जिसमें अगर कुछ देखें तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, जिसमें अपना अगर बात करें तो मिथिला के विदेह, वैशाली के लिच्छवी, पावा के मल, कुशीनारा के मल, रामनगर के कोल्ये आदि इसमें शामिल किया गया था। अगर ऐतिहासिक शब्दों के अनुसार अगर बात करें तो जो यहाँ पर राजतंत्र है वो एक ऐसा तंत्र माना जाता है कि शासन व्यवस्था पूर्ण रूप से यहाँ पर संचालन है वो राजा के द्वारा होता है, लेकिन राजतंत्र के अंतर्गत अपने किसी भी तरह से कोई भी प्रजा राजा के ऊपर अंकुश नहीं लगा सकता है। इसका शासन व्यवस्था राजा अपने विधि विधान के अनुसार शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाता है, चाहे वो जिस तरह से भी अपने शासन व्यवस्था को चलाए, लेकिन उस पर अपना जनता विरोध नहीं कर सकता है। अब गणराज्य के बारे में अगर बात करें, जिसको गणतंत्र भी कहते हैं, तो गणतंत्र में राजा का ही तंत्र का प्रणाली होता है, शासन व्यवस्था उसी के जैसा होता है। लेकिन इसमें स्पष्ट ये है कि अगर किसी भी क्षेत्र में जहां पर अपना गणतंत्र या गणराज्य होता है, वहां पर अगर शासन व्यवस्था में आम प्रजा को अगर किसी भी तरह से असंतुष्ट होते हैं उस राजा के शासन व्यवस्था से, तो उसके ऊपर आम प्रजा विरोध भी कर सकते हैं या इसके ऊपर अंकुश लगा सकते हैं। तो साफ स्पष्ट है कि राजतंत्र एक ऐसा तंत्र माना जाता है कि जिस पर अपना अंकुश नहीं लगा सकते हैं, और गणतंत्र या गणराज्य वैसा तंत्र होता है कि जिस पर अपना अंकुश लगा सकते हैं। दोनों अपना तंत्र में शासन व्यवस्था राजा के ही द्वारा होता है, लेकिन एक जगह अपना आम प्रजा को अधिकार दिया गया और एक राजतंत्र में अपना राजा को अपना उतना अधिकार नहीं दिया गया जितना उसको चाहिए। अब अगर दूसरी बात करें तो जो अपना राज्य राजस्थान है, तो राजस्थान के महाजनपदों के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर अपने जनपद है वो अपने 4 प्रकार के थे। 4 प्रकार के थे, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले अगर देखें तो यहाँ पर है मत्स्य, जांगल, सूरसेन और शिवी। अगर इन जनपदों के बारे में अगर विस्तार से अध्ययन करें तो साफ स्पष्ट हो जाता है कि जिसे जांगल के नाम से जाना जाता है वो वर्तमान में बीकानेर और जोधपुर महाभारत काल में जांगल देश कहा जाता था।
इस जनपद की जो राजधानी था उस समय अपना यही छत्रपुर के नाम से जाना जाता था, जो वर्तमान समय में नागौर के नाम से जानते हैं। अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पर है मत्स्य। वर्तमान जयपुर के अपने आसपास का क्षेत्र, अलवर, भरतपुर के आसपास के जो भी क्षेत्र थे, ये मत्स्य अपना जनपद के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी विराटनगर थी और विराटनगर को अभी वर्तमान समय में वैराट के नाम से भी जानते हैं। तीसरा अगर बात करें तो सूरसेन, या आधुनिक ब्रज का क्षेत्र है या ब्रज में स्थित है, जो अपना उत्तर प्रदेश में है। इसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत काल में यहाँ पर शासन व्यवस्था यदुवंश का चलता था, जिसको यादव के नाम से जानते थे। महाभारत काल में जो श्री कृष्ण थे यह इसी जनपद से अपना संबंधित है। अगर तीसरे का बात करें तो यहाँ पर चौथे का अगर बात करें, यहाँ पर अपना शिवी है। शिवी जनपद की जो राजधानी शिवपुर थी तथा इसका जो राजा था ये सुसेन था। वर्तमान में दक्षिण अपना पंजाब, राजस्थान का अपना जो मेवाड़ का क्षेत्र है या जो अपने चित्तौड़गढ़ है, ये सारे क्षेत्र अपने इस जनपद के अंतर्गत शामिल थे। तो साफ स्पष्ट हो जाता है कि महाजनपद 16 थे, उसमें शासन व्यवस्था दो प्रकार के था, जो एक राजतंत्र था और एक गणतंत्र था। राजस्थान राज्य के जनपदों के बारे में अगर बात करें तो ये 4 था। चारों को अपना अलग अलग इसका विश्लेषण भी कर चुके हैं। जिन जनपदों के बारे में बात कर रहे थे तो उसमें शासन व्यवस्था किस तरह से किनके हाथों में था, इसके बारे में जिक्र करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो जनपदों का जो भी अपना शासन व्यवस्था था ये अपने राज परिवार से जो कुलीन परिवार के लोग थे उन्हीं के हाथों में था। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो जो भी अपने जनपद में या साम्राज्य में कहीं भी किसी तरह से कोई भी अगर वाद विवाद होता था तो एक अपना बहुत बड़ी संस्था घर होता था, जिसको भी वर्तमान समय में सदन के भी नाम से या संसद के नाम से भी जानते हैं। तो इसके कुछ सदस्य होते थे और वही सदस्य सभी मिल करके किसी भी विषय पर जो विवादास्पद होता था तो उस विषय विवादास्पद पर चर्चा करके और उसको अपना निर्णय लेते थे। अगर कुछ वैसे अपने विशेष समस्या बन जाती थी कि जिसके ऊपर अपना निर्णय या विषय पर अपना किसी भी तरह से एक निरपेक्ष होकर के फैसला जो लेना होता था या निर्णय करने की बात आती थी और अगर वो नहीं हो पाता था तो जो भी उसके कुल सदस्य होते थे तो उन सभी सदस्यों को एक बहुमत के जरिए मतदान दे करके और जिसका अपना निर्णय लिया जाता था। निर्णय में जिस अपना सदस्यों की सबसे ज़्यादा बहुमत होती थी तो उसी का बातों को अपना स्वीकार किया जाता था और अपना उसी बातों को फैसलानामा के रूप में मान करके और उसको लागू कर दिया जाता था। अगला अगर बात करें तो यहाँ पर साम्राज्य है, जो एक नया वंश का शुरुआत होता है जिसे अपने मौर्य वंश के नाम से जानते हैं। अब मौर्य वंश में बहुत सारे अपने अलग अलग शासक आए, लेकिन उनमें से अगर बात करें तो प्रमुख रूप से चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में अगर विस्तार से अगर बात करें तो साफ स्पष्ट है कि यहाँ पर देख सकते हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था वो अपने 322 से लेकर के 298 ईसा पूर्व तक था। इस अपने वंश का चंद्रगुप्त ने जो अपने मगध पर गद्दी पर बैठा तो इसके पहले यहाँ पर एक नंद वंश के शासक जिसका नाम था घनानंद, इसको अपना पूर्ण रूप से पराजित करके और चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। और जैसे ही इसने गद्दी पर बैठा तो उसने एक अखिल भारतीय समाज का पूर्ण रूप से स्थापना करना चाहता था और उसके आसपास में जितने भी अपने छोटे बड़े जो भी साम्राज्य थे ये सभी के ऊपर अपना आक्रमण किया और आक्रमण करके भारत को पूर्ण रूप से एकीकरण करना शुरू कर दिया। और अंततः ये स्पष्ट हो जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो चाहता था वह उसने अपना पूर्ण रूप से स्थापित कर लिया था। साथ ही साथ चंद्रगुप्त के बारे में अगर बात करें तो एक अपना विदेशी शासक था या इसको यूनानी शासक के नाम से भी जानते हैं जिसका नाम था सेल्यूकस। इसको भी इसने पराजित किया और पराजित करके अपने मौर्य वंश का जो साम्राज्य था
या गौरव गरिमा था, ये काफ़ी अपना बनाए रखा। अगर दूसरे बात करें तो इसका बाद है बिंदुसार। बिंदुसार का अपना शासनकाल है वो 298 से लेकर के 272 ईसा पूर्व है। चंद्रगुप्त का पुत्र ही था बिंदुसार। बिंदुसार भी अपना शासन किया लंबे समय तक। अपने जीवन में जितना इसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, उतना तो उसने नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी शासन व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन किया और कई नए क्षेत्रों में परिवर्तन किया और लगभग अपना जो इनके पिता के द्वारा कार्य किया गया था और जो उसका कार्य अपूर्ण रहा वो बिंदुसार के द्वारा पूर्ण हुआ। इसका अपने इतिहास में ज़्यादा वर्णन अपना अधिक से अधिक नहीं किया गया है, संक्षेप में इसका वर्णन है, इसलिए हम भी अपना अध्ययन है वो अपना संक्षेप में ही करते हैं। अगला अगर बात करें तो अशोक के बारे में बात करते हैं। अशोक मौर्य वंश का एक अपना प्रतापी और महान विजेता शासक रहा। इसका शासनकाल के बारे में अगर बात करें तो साफ स्पष्ट है कि 273 से लेकर के 223 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। और जैसे ही इसने अपने मगध के गद्दी पर बैठे तो तुरंत उसने अपने भारत का और भी पूर्ण रूप से उस साम्राज्य का जिस गद्दी पर बैठा था उसका उसने विस्तार करना शुरू कर दिया और उसने दिग्विजय की नीति को अपनाया। लगातार अपने आसपास के क्षेत्र में जितने भी छोटे बड़े जनपद थे वो सभी के ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करके अपने साम्राज्य को मिला करके पूर्ण रूप से इसको विस्तार किया। अशोक अपना माना जाता है कि जो इनके पूर्वजों ने नहीं कर पाया, जितना अपना मगध का जितना विस्तार होना चाहिए उतना नहीं कर पाया, वो कार्य इसने करके दिखाया। अगर अशोक के बारे में बात करें तो विजय के नीति के अनुकूल इसने यहाँ तक जो कहा गया है कि कश्मीर और अपना कलिंग का क्षेत्र जो इसके पूर्वजों ने इसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा पाया, तो अशोक के द्वारा कलिंग और अपने कश्मीर के ऊपर भी आक्रमण करके विजय हासिल करके और जीत करके इसको अपने साम्राज्य में मिला करके अपना साम्राज्य का गौरव गरिमा को बहुत पूर्ण रूप से इसने बढ़ाया। साथ ही साथ अगर बात करें तो अशोक के द्वारा अपने जीवन काल में एक ऐतिहासिक बदलाव आता है और इस बदलाव का कारण था कलिंग का युद्ध। और कलिंग का युद्ध में अपना साफ स्पष्ट अशोक के जीवन में जो बदलाव आया यह था कलिंग का युद्ध। युद्ध होने के कारण से उस अपना युद्ध में लाखों सैनिक मारे गए और इस लाखों सैनिक के मारे जाने के कारण अशोक का मन है वो विचलित हो गया और अपने युद्ध से उसे घृणा होने लगा और इसी घृणा के कारण उसने अपना बौद्ध धर्म के गुरुओं के द्वारा बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। और जैसे ही उसने धर्म परिवर्तन कर लिया तो आने वाले पीढ़ियों के लिए या उस समय जो भी अपने आसपास के पड़ोसी राजा थे वो सभी को एक संदेश दिया कि उसने वैरी घोष की जगह उसने धम्म घोष को स्थापित किया। अब अगर ऐतिहासिक शब्दों के अनुसार अगर बात करें तो वैरी घोष रणभूमि के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और धम्म घोष है वो अपना धर्म के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यानी उन्होंने इस बात से स्पष्टीकरण किया कि युद्ध अपना जीवन में हर चीज प्राप्त नहीं कर सकता है, इसीलिए युद्ध में अपना झुकाव है उन्होंने कम दिया और सबसे ज्यादा अधिक विशेष बल है कि अपना जो धम्म था या धम्म घोष था उसके ऊपर उसने विशेष बल दिया। यानी युद्ध के जगह उन्होंने अपने धम्म को अपनाने के लिए कहा गया। अब अगर आगे कर बात करें तो अशोक ने जिस अपना धम्म के बारे में बात किया तो उसी को अपना विस्तार से करेंगे। क्या था उनका धम्म? तो यहां पर साफ स्पष्ट है कि अशोक के जो धम्म है तो अशोक ने लोगों के लिए जिन अपने नैतिक आदर्श सिद्धांतों का प्रतिपादन किया उसी को धम्म के नाम से जाना जाता है। धम्म है वो धर्म से जुड़ा हुआ है और मानव के नैतिक मूल्यों से जुड़ा हुआ है और इस अपने धम्म में साफ स्पष्टीकरण किया गया है कि अपने इस धम्म का जो पालन करें तो उसका जीवन शैली किस तरह से होना चाहिए। उनका जीवन शैली है वो साफ अगर स्पष्ट करें तो पाप से निवृत्ति होना चाहिए। यानी कोई भी मानव अपने जीवन में कोई भी किसी तरह का कार्य वैसा नहीं करे कि जिसमें अपना पाप के भागीदारी
बनना पड़े। दूसरा अगर बात करें तो दान, लोगों को भी अपने जीवन में अधिक से अधिक दान देना चाहिए, दान देने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। और अगला अगर बात करें तो जैसे कि यहां पर दया है, साफ उन्होंने स्पष्ट कहा कि मनुष्य हर अपने जीवों के प्रति वो दया की भावना होना चाहिए, चाहे वो पशु है, पक्षी है या कोई भी किसी तरह से जीव है, तो उसको अपना वध नहीं करना चाहिए, उसकी हत्या नहीं करना चाहिए, उसको भी जीने का स्वतंत्र अधिकार है, उस अधिकार को हनन नहीं करना चाहिए। आगे अगर बात करें तो विश्व कल्याण, विश्व कल्याण का अर्थ है कि अपने मानव जीवन को जन्म से मरण तक अपने इस तरह का कार्य करना चाहिए कि कहीं भी किसी तरह से अपने परिवार से लेकर के, अपने समाज से लेकर के, अपने राज्य से लेकर के, अपने देश के साथ साथ पूरे विश्व का कल्याण हो, इस तरह का कार्य को, सिद्धांतों को अपनाना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। आगे अगर बात करें तो साफ स्पष्ट है यहां पर है कि जो अपने है वो सत्यता से जुड़ा हुआ है, यानी अपने जीवन में मानव को हमेशा सत्य बोलना चाहिए, किसी भी तरह से किसी भी व्यक्ति के साथ या किसी भी अपने जीवन में को ऐसा अपना असत्यता का उपयोग नहीं ले जिससे उसका जीवन दोषपूर्ण हो जाए। साथ ही साथ कर्म शुद्धि, यानी कुल मिलाकर के अंततः उसने स्पष्ट किया कि अपने इस धर्म के सिद्धांत में मानव का जीवन में अपना कर्म कार्य इस तरह से होना चाहिए कि किसी भी तरह से अपना जो भी कार्य करे तो उसमें अपना कुछ भी दोषपूर्ण नहीं हो, उसमें पूर्ण रूप से शुद्ध हो। तो इसी को धर्म के नाम से जाना गया। अशोक के द्वारा अपने जो भी है वो धर्म यात्राओं का भी उसने व्यवस्था किया और अपने जितने भी उत्तराधिकारी से लेकर के अपना शासन करने के सुचारू रूप से सहयोग करने वाले अधिकारी थे, तो वो सभी को निर्देश दिया कि अपने 5 वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष अपना धर्म का यात्रा करें और अपने धर्म को ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक अलग अलग देशों में जाकर के भ्रमण करें और वहाँ पर अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। इसके लिए अशोक ने धर्म महापात्र का भी नियुक्ति किया था। अब अगर आगे अगर पॉइंट का चर्चा करें तो अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य वंश का पतन। अशोक के जीवन काल के बाद धीरे धीरे मौर्य वंश का पतन होना शुरू हो गया, लेकिन अशोक का काल शासन व्यवस्था जब तक रहा तब तक उसकी विकास चरम सीमा उत्कृष्ट माना जाता है। लेकिन अशोक के 50 वर्षों के बाद धीरे धीरे इस वंश का पतन होना शुरू हो गया। पतन होने का कई कारण थे, लेकिन उन कारणों में से मैं सबसे बड़ा कारण था कि जो इस वंश और अपने साम्राज्य का जितना बड़ा विस्तार था उसके योग्य अपने उत्तराधिकारी नहीं आए। तो उसमें अपने बहुत सारे ऐसे उत्तराधिकारी थे कि जो अपना अयोग्य रहे, जो उसके योग्य नहीं रहे। जिसमें से अगर बात करें तो यहाँ पर अपना है कुणाल, संप्रति, दशरथ और बृहद्रथ आदि के हाथों में ही शासन व्यवस्था रहा। मौर्य वंश के अंतिम सम्राट है या शासक है वो बृहद्रथ था और बृहद्रथ के शासनकाल में एक मंत्री था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और इसी पुष्यमित्र शुंग को अपने मन में लालच और शासन करने या राजा या सम्राट बनने की लालसा, इच्छा जागी और उसने षड्यंत्र के माध्यम से बृहद्रथ को हत्या करवा दिया और मौर्य वंश का यहाँ पर अंत हो जाता है और पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश का स्थापना होता है। अब कुल मिलाकर के साफ स्पष्ट हो जाता है कि मौर्य साम्राज्य का पतन भी हो गया और यहाँ पर अपने पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश का स्थापना हो जाता है। फिर अब इसके बारे में जो है वो केंद्रीय प्रशासन के व्यवस्था के बारे में अपन अगला चर्चा करेंगे। मौर्य वंश प्रशासन के बारे में अगर बात करें तो साफ स्पष्ट आप इस पर देख भी सकते हैं कि मौर्य शासन का जो अपना व्यवस्था था ये केंद्रीय शासन व्यवस्था सबसे पहला था। केंद्रीय शासन व्यवस्था उस व्यवस्था को कहते हैं कि राजा अपने स्थान पर ही बैठे बैठे वो सभी क्षेत्रों में सुचारू रूप से शासन व्यवस्था को संचालित करता है। लेकिन साफ स्पष्ट है कि मौर्य साम्राज्य में ही मौर्य वंश के द्वारा केंद्रीय शासन व्यवस्था को स्थापना किया गया था। इसके शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए
एक मंत्रिमंडल का भी व्यवस्था किया गया था। मंत्रिमंडल के अतिरिक्त इसके एक मंत्री परिषद भी होता था, जिसके अलग अलग सदस्य होते थे अलग अलग विभागों का, और वो शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालन करने के लिए उनका अहम भूमिका होता था या उनका एक तरह का सहयोग होता था। फिर भी अगर इसमें बात करें तो ये कहा जाता है कि मंत्रिमंडल के शासन व्यवस्था या मंत्री परिषद के शासन व्यवस्था के जो अतिरिक्त इसके अलग कई विभाग था, उस विभाग में 18 विभागों का उल्लेख किया गया है या इसका जानकारी स्रोतों के आधार पर प्राप्त हुआ है, जिसे अपने तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। तीर्थ में से मैं प्रमुख तीर्थ के बारे में बात करें तो साफ स्पष्ट है कि सम्राट जो सबसे अपने उच्च या सर्वोच्च प्रतिनिधि के रूप में वो अधिकारी होते थे, उसके नीचे युवराज होता था। युवराज सम्राट या राजा का ही अपना उत्तराधिकारी होते थे। उसके बाद पुरोहित होते थे, जो अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनको सलाह देते थे या उन गतिविधियों का विचार लेते थे जो शासन व्यवस्था में कहीं भी किसी तरह से त्रुटियां या दोषपूर्ण नहीं हो। उसके बाद आगे बात करें तो मंत्री भी रहते थे, जिसमें बहुत सारे अपने अलग अलग विभाग के मंत्रियां होती थे और सभी मंत्रियों का अपना अलग अलग कार्यप्रणाली अलग अलग विभाग सौंपा जाता था। और अंत में अगर देखें तो सेनापति का कार्य जो अपने सेनाओं का संचालन करने का प्रमुख अपना दायित्व होता था। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अपने मौर्य शासनकाल में जो तीर्थ थे वो मुख्य रूप से जो जाने जाते थे वो आप स्पष्ट है कि सम्राट, युवराज, पुरोहित, मंत्री, सेनापति को ही माना जाता था। इसके अतिरिक्त अगर दूसरी शासन व्यवस्था जो प्रशासनिक के रूप में अगर देखें तो प्रांतीय शासन था। प्रांतीय शासन मगध साम्राज्य में 5 भागों में बटा था। पांचों भाग वो अलग अलग क्षेत्र था। उसमें से अगर देखें तो पहला उत्तरापंथ, दूसरा अवंती राष्ट्र, तीसरा कलिंग, चौथा में दक्षिणापंथ और 5 में अगर देखें तो मध्य देश। ये सभी अपना प्रांतीय शासन में बटा था, जो अपने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्र प्रशासन से सहायता ले करके और अपने प्रांत में ये शासन को सुचारू रूप से चलाते थे। इसके बाद अगला बात करें तो यहाँ पर है अपना नगर शासन व्यवस्था। नगर शासन व्यवस्था के लिए 30 सदस्यों का एक मंत्रिमंडल होता था और 30 सदस्यों का जो मंत्रिमंडल होता था तो इसके मुख्य रूप से अगर बात करें तो 6 समितियों में बटा था, जो सभी अपने अलग अलग समितियां अलग अलग विभागों को वो देख रेख करते थे और शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाते थे। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो अगला बात करें तो सैन्य व्यवस्था। मौर्य शासन की सैन्य व्यवस्था का अगर बात करें तो जितने भी अपने राजा या महाराजाओं का जो भी शासन व्यवस्था था उसमें से अपना स्वर्णिम भारत काल में मौर्य वंश का शासन व्यवस्था काफी अच्छा और अनुकूल माना जाता था। इसीलिए कहा गया है कि सैन्य व्यवस्था का जो अपना अलग अलग विभाग होता था, सभी अलग अलग विभागों में इसमें मुख्य रूप से 6 समितियों में बटा था। प्रत्येक जो अपना समिति होते थे ये 5 सदस्य होते थे और 6 समितियों में अगर 5 सदस्य होते थे तो 6 इंटू 5 के तो 6 × 25 30 कुल इसके पूरे सदस्य थे, जो अपने नगर शासन व्यवस्था में भी 30 सदस्यों का एक मंडल का जिक्र किया गया। अब अगर इसकी सैन्य व्यवस्था के बारे में अगर बात करें तो मौर्यकालीन का शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सेना की जो आवश्यकता होती थी ये 5 अलग अलग भागों में बटा था। अब उसमें से अगर बात करें तो यहाँ पर है पैदल सेना, अश्व सेना, हाथी सेना, रथकार और नौसेना। अब इन सेनाओं के बारे में थोड़ा सा अपना विचार करें या चर्चा करें तो साफ स्पष्ट है कि किसी भी साम्राज्य में सुचारू रूप से अपने शासन व्यवस्था को संचालन करने के लिए सैन्य की अहम भूमिका होती है। तो उसमें से जो पैदल सेना थे, आपने कई अपने राजाओं महाराजाओं का युद्ध भी देखे होंगे या महाभारत के युद्ध को ही अगर एक एग्जाम्पल या उदाहरण ले तो साफ स्पष्ट है कि उसमें भी पैदल सेना थे, जो अपने पैदल चल करके अपने जो प्रतिद्वंदी राजा होता था उसके साथ पैदल सेना और अपनी पैदल सेना ये दोनों मिल करके वो युद्ध करते थे।
अगर दूसरा बात करें तो अश्व सेना, अश्व घोड़े को कहा गया जो घोड़े के ऊपर सवार होकर के और युद्ध करते थे अपने रणभूमि में। तीसरा अगर बात करें तो हाथी सेना, जो हाथी के ऊपर अपने सवार होकर के और रणभूमि में जाकर के अपना युद्ध करते थे। तीसरा अगर बात करें तो रथकार थे। रथकार में वो सेना या वो अपने अधिकारियों को शामिल किया जाता था जो खास अपने राजा के नजदीकी रिश्तेदार, मित्र या उत्तराधिकारी होते थे जो युद्ध भूमि में जाते थे। और अपना अंतिम अगर सेना के बारे में अगर बात करें तो यह नौसेना। नौसेना वो जल विभाग से या जल सेना से जुड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जाता है कि अपने मौर्य सेना का एक जो अपना काफी उत्कृष्ट सेना नौसेना के रूप में माना जाता था और इसी के काल में ही अपना जल के क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए इसने नौसेना का भी गठन किया था। आगे अगर फिर बात करें इसका तो है नया व्यवस्था। मौर्यकालीन का जो नया व्यवस्था है इसमें राजा या सम्राट जो होता था ये सबसे सर्वोच्च अपना उच्च अधिकारी होता था। इस अपने सम्राट के द्वारा जो भी फैसला या नया जो दिया जाता था इसके ऊपर कोई भी किसी तरह से अपना आलोचना या त्रुटियां नहीं निकाल सकता था या इसका एक तरह का सर्वमान्य होता था। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो ग्राम संघ, साथ ही साथ अपना कई वैसे भी क्षेत्र थे जहां पर राजा के अतिरिक्त नया व्यवस्था को मौर्य शासन काल में अपना दो अलग अलग प्रकार भी था जिसको जिक्र किया गया था। एक पहला अगर देखें तो धर्मस्थलीय और दूसरा अगर बात करें तो कंटक शोधन था। अब ये दोनों को थोड़ा सा अपना बात करें तो स्पष्ट है कि धर्मस्थलीय उस अपने शासन व्यवस्था को कहा जाता है कि जो धर्म के शास्त्र के आधार पर तीन व्यक्ति वैसे व्यक्ति होते थे जो धर्म के क्षेत्र में धर्म ग्रंथों का खास अपने ज्ञाता होता था और जो व्यक्ति जिस तरह से वो अपराध करता था तो उस अपराध का धर्म के आधार पर उसका क्या दंड होना चाहिए उस दंड के आधार पर उसको अपना दंडित किया जाता था। दूसरा अगर कंटक शोधन न्यायालय के बारे में अगर बात करें तो यह भी अपने न्याय का एक अच्छा और बेहतर व्यवस्था थी जिसमें अपना फौजीदारी मामलों को इसमें शामिल किया गया था और न्याय दिया जाता था। आगे अगर इसका बात करें मौर्यकालीन का समाज तो साफ स्पष्ट है कि मौर्यकालीन का समाज है वो चार अपने वर्गों में बटा था। चार वर्गों में बटा था तो उसमें पहला अगर बात करें तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र था। सभी अपने वर्णों के आधार पर इसका कार्य प्रणाली भी अपना अलग अलग बटा था। जैसे अपना बात करें सबसे पहले ब्राह्मण का तो ब्राह्मण का अपना काम था पूजा पाठ करना, पूजा पाठ करवाना, यज्ञ करवाना, अध्ययन करना, अध्यापन करवाना, ये सभी कार्य अपने ब्राह्मणों को था। दूसरा अगर बात करें क्षत्रिय तो क्षत्रिय अपने राज्य को आंतरिक और अपना बाहरी दोनों सुरक्षा वो प्रदान करते थे। कभी भी किसी कारणवश अगर आंतरिक क्षेत्र में अशांतियां फैल जाता था तो उस अशांति या अव्यवस्थित स्थितियों को वो व्यवस्थित लाने में सेना यहां भूमिका निभाती थी। आगे अगर बात करें तो वैश्य का है जिसमें साफ स्पष्ट है कि वैश्य अपने व्यवसाय और वाणिज्य के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होते थे। और जो अंतिम अपना शूद्र है ये शूद्र हरिजन से लिया गया जो अपने तीनों वर्णों को ये सेवा भाव से समर्पित होकर के इसको संतुष्ट करते थे। इसके अतिरिक्त अगर देखें तो इसका कई भी और अपने मौर्य शासन काल में जो अपना समाज में जातियां था ये कई उप विभागों में बटा था जिसमें से आप अगर देखें तो यहां पर स्पष्ट है कि जैसे अपना निषाद, पार्श्व, रथकार, छत्ता, सूत, चंडाल आदि भी अपना कई अलग अलग भागों में विभाजित किया गया था। लेकिन इन अपने उपजातियों के बारे में ज्यादा तो जिक्र नहीं कर सकते लेकिन फिर भी एक दो का अपना एग्जाम्पल है जो अपना यहाँ स्पष्टीकरण करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखें तो रथकार, रथकार उस अपने उपजाति से जुड़ा हुआ या विलोम होता है कि जो पूर्ण रूप से अगर देखें तो किसी भी रथ को चलाने के लिए जो सारथी की आवश्यकता होती तो वो सारथी जो बनते थे वो रथकार ही अपने जाति से लिया जाता था जिसको सारथी बनाया जाता था। दूसरा अगर इसका एग्जाम्पल ले तो जैसे चांडाल, चांडाल अपने राजा महाराजाओं का उस समय की न्याय व्यवस्था में जो अपराध होता था तो उस अपराध को अपराधी के जो दंड दिया जाता था जैसे उसको मौत का घाट उतार दिया जाता था या नहीं तो फिर उसे अपना फांसी का सजा दे दिया जाता था तो ये सभी देने का जो कार्य होता था ये अपने चंडाल के
हाथों होता था। तो सभी अपने जाति जो प्रमुख थे या उप थे, सभी का अपना अलग अलग जाति के आधार पर उसका कार्य था। लेकिन समय के साथ धीरे धीरे इसमें काफ़ी ढीलापन देखा गया, काफ़ी इसमें खामियां देखा गया, और धीरे धीरे अपना जाति व्यवस्था के आधार पर जो कार्य प्रणाली का बंधन था ये धीरे धीरे टूटता गया, और अस्तित्व वो धीरे धीरे अपना सभी जातियों का बदलता गया। आगे अगर फिर बात करें इसमें, तो यहाँ पर है अपना छठा पॉइंट है जो अपना शुंग वंश। शुंग वंश के बारे में अगर बात करें तो 185 से लेकर के 73 ईसा पूर्व तक अपने शुंग वंश का शासनकाल अपना व्यवस्थित रूप से संचालन हुआ। लेकिन यह स्पष्ट है कि शुंग जो अपना वंश का स्थापना हुआ, तो मौर्य वंश का अंतिम जो सम्राट या शासक था यह बृहद्रथ था, और इसी बृहद्रथ का ही अपना मंत्री था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। और इसी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ की षड्यंत्र के जाल में फंसा करके इसको हत्या कर देता है, और यहीं पर अपना शुंग मित्र का पुष्यमित्र शुंग के द्वारा शुंग वंश का स्थापना किया जाता है। जैसे ही अपना शुंग वंश का यहाँ पर स्थापना होता है, और जैसे ही अपना पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठता है, तो उसने अपना लगातार कई युद्ध किया। इस युद्ध के द्वारा अपने लगातार जीत होने के कारण इसने अपने जीवन काल में 2 बार अपना युद्ध के साथ साथ अपना विजय हासिल होने के उपलक्ष्य में इसने 2 बार अपना यज्ञ भी किया, जिस यज्ञ को अपना अश्वमेघ यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही साथ इसके बाद पुष्यमित्र शुंग के बाद जो प्रमुख अपने राजा इस मगध के गद्दी पर बैठते हैं, जिनका अपना जिक्र किया गया, अग्निमित्र, ज्येष्ठमित्र, भद्रक, भागवत और अपना देवहूति था। 73 ईसा पूर्व में देवहूति को उसके अमात्य वासुदेव के द्वारा जबरदस्ती अपने मगध के गद्दी से उतार करके, और यहां पर पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो शुंग वंश का स्थापित किया गया था वो अपना अंत हो जाता है। अब इसके बाद अगर आगे चर्चा करें तो यहां पर है एक अपना सातवाहन वंश। सातवाहन वंश आंध्र में सिमुक नामक व्यक्ति 60 ईसा पूर्व सातवाहन वंश की स्थापना किया था। उसके बाद फिर अपने सातवाहन वंश का शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलते रहा। फिर अगर बात करें तो इसके बाद सतकर्णी गद्दी पर बैठा, और जैसे सतकर्णी अपने गद्दी पर बैठा तो उसने अपना दिग्विजय को नीति को अपना करके लगातार अपना दक्षिण भारत के जितने भी अपने छोटे बड़े अपने राज्य थे, सभी राज्यों के ऊपर अपना आक्रमण करके और अपने साम्राज्य में इसने मिला लिया। और इसी साम्राज्य में मिलाने के कारण अपने जितने भी दक्षिण भारत के अपना राज्य था सभी के ऊपर इसने आधिपत्य स्थापित भी कर लिया। सातवाहन वंश के जो अपने 23वें शासक जिसका नाम था गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये इस सातवाहन वंश का सबसे पराक्रमी और शक्तिशाली शासक माना जाता है। और इसने अपने पूर्वजों के द्वारा जितना क्षेत्र का अपना विस्तार नहीं हो पाया उससे भी अधिक अपना क्षेत्रों का विस्तार किया। साथ ही साथ अगर देखें तो पश्चिमी क्षत्रपो एक अलग ही अपना वंश है या एक क्षेत्र है जिसका नाम है पश्चिमी क्षत्रपो की शक्ति को भी इसने नष्ट करके अपने वंश का और अपने साथ ही साथ गौरव गरिमा को और शक्ति को उसने वृद्धि किया। तो इस प्रकार अपना स्पष्ट हो जाता है कि सातवाहन वंश भी अपने शासनकाल में एक उत्कृष्ट और एक सर्वशक्ति शासनकाल माना जाता है, जो अपने इतिहास में काफी इसका गौरवपूर्ण और गरिमा में भी इसका अपना वृद्धि हुआ था।